हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आपका 2022 का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है भाई, टीजीटी एसएसटी का। ठीक है, तो एसएसटी वाला पोर्शन आप देख लो इसमें, क्योंकि इसमें हम जो सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा 60 मार्क्स वाला पोर्शन। ठीक है, जिसमें आपकी 60 नंबर की एसएसटी आती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो 90 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है भाई, तो ये है हमारा। चलिए आ गया है सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, और आपका भाग 4 91 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पेरिस के वास्तुकार कौन थे। तो पेरिस के वास्तुकार की बात करें तो कौन थे भाई? बैरोन होसमैन, एबेनेजर हावर्ड, जोसेफ मैथ्यूज और चार्ल्स वुड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बैरोन होसमैन। बैरोन होसमैन थे आपके पेरिस के, ठीक है, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम है और उनके सत्र है। तो आपको बताना भाई, इसमें क्या बताना है हमें? सही उत्तर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है इसमें से। तो करेक्ट आंसर हमें देखना है, हमारा करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो चलिए, अंबिका चरण मजूमदार ये कांग्रेस के किस सत्र के, किस टाइम के अध्यक्ष बने थे? तो इनकी बात करें तो ये बने थे भाई आपके 1916 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बने थे आपके 1906 में। और महात्मा गांधी बने थे भैया आपके 1924 में। और श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी 1916 में। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93। डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई व्यक्त करता है। तो जो डेल्टा सी और डेल्टा वाई होता है ना, वो आपकी मार्जिनल जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, उसको करता है। तो राइट आंसर रहेगा MPC। ठीक है, मार्जिनल पर कैपिटा जो होती है उसे बोलते हैं, उसे डेल्टा सी और डेल्टा वाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पर आंदोलन के नाम दिए गए और आंदोलन के नेता दिए गए हैं। तो आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर सत्यशोधक, आत्मसम्मान आंदोलन, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन और नामधारी। तो क्या रहेगा भाई इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सत्यशोधक की बात करें तो वो आपका बिल्कुल ठीक है। सत्यशोधक के जो नेता थे वो ज्योतिराव फूले थे। आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे EV रामा स्वामी नायकर। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के नेता थे वीरेशलिंगम पंतलू। और नामधारी के थे राम सिंह। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है? तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? यानी अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट इज द फर्म ऑफ प्राइस टेकर, जिसमें प्राइस का आपका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब आपके प्राइस टेकर वाली चीज़ होती है ना बाजार में, फर्म के अंदर, तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो पूर्णतः आपकी प्रतियोगिता होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह था। कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह क्या था? 1971 में पूछा गया है आपसे। तो भाई, 2 बैलों की जोड़ी, खेती करता किसान, गाय बछड़ा जलता दीपक। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? गाय बछड़ा। ठीक है, आकाव विद सकलिंग काल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधन की मांग है। साधन की मांग है, फटाफट जवाब दीजिए। साधन की मांग है, व्यर्थ उत्पन्न मांग, प्रत्यक्ष मांग, संयुक्त मांग। सभी विकल्प गलत है। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर जो साधन की मांग है, डिमांड फॉर अ फैक्टर इज, इसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, यानी व्यर्थ उत्पन्न डिमांड। ठीक है, फैक्टर की जो डिमांड होती है उसे बोलते हैं व्यर्थ उत्पन्न डिमांड। ये सारे आपके 11th के NCERT के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक समूह उत्पाद वक्र के सभी संयोग दर्शाते हैं। साधनों का समान स्तर, उत्पादन का समान स्तर, संतुष्टि का समान स्तर, आय का समान स्तर। तो यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर? तो एक समूह उत्पाद वक्र के जो सभी संयोग दर्शाते हैं ना, वो उत्पादन का समान स्तर दिखाते हैं, यानी सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 99। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे? तो जो थॉमस मुनरो थे वो आप सबको पता है, बड़ी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, वो रेतवाड़ी प्रणाली से थे आपके। ठीक है, रेतवाड़ी
माहलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सारी भू राजस्व प्रणालियाँ थी भई आपके इंडिया के अंदर अलग-अलग। तो रेत वाली प्रणाली से रिलेटेड थे सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था भाई न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बंसीलाल, छोटू राम, देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? देवीलाल। ठीक है, देवीलाल। तो हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर का सिद्धांत या आपका उपभोक्ता का संतुलन। अगर मैक्रो की बात करें ना, मैक्रो यानी बड़े लेवल पर होती है और बड़े लेवल पर उपभोक्ता को सेटिस्फाई करना, इक्विलिब्रियम, ये नहीं आता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो होती है। मैक्रो में वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें होती है, माइक्रो में छोटे लेवल पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्री यात्री और देश। यहाँ पर वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाल, कैप्टन कुक और तस्मान। तो यहाँ पर हमको बताना है भाई, ठीक है, क्या रहेगा इसका करेक्ट। तो यहाँ पर इसका देखते हैं, करते हैं। वास्को डी गामा भाई पुर्तगाल का निवासी था। आप सबने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा भी है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, क्रिस्टोफर की बात करें, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक की बात करें तो वो ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 103, सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सवाना तुल्य जो आपकी जलवायु होती है भाई, उसे सूडान तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, सूडान टाइप। ठीक है, सवाना तुल्य जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे भाई? तो सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की थी? तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ यानी छुआछूत इनसे रिलेटेड था। तो इसकी भाई जो स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 106। देखो मैंने लाइव ना आके ये जो पेपर है ना आपको इसलिए ऑफ करवा रही हूँ ताकि लाइव में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और कल ही आपका एग्ज़ाम है TGT SST का। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने ये करवाया है कि ऑफ ही करवा दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने करवा रखा है भाई, विद आंसर की, ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने सोल्व करवा रखा है। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर आप मेरे चैनल पर देख लेना, वो पहले से ही है। 2018 से 2020 तक के मैंने लाइव क्लास में करवा दिए और ये आपके सामने 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ पर बात करें तो भाई आपकी काप मिट्टी उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट, एलुवियल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं काप मिट्टी को। काली मिट्टी महाराष्ट्र करेक्ट है, तमिलनाडु में लाल और पीली मिट्टी करेक्ट है। लैटराइट मिट्टी पंजाब, ये गलत है। पंजाब में अगर हम बात करेंगे ना तो आपकी जलोढ़ ही मिट्टी आएगी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ये सुमेलित नहीं है। लैटराइट मिट्टी तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले एरिया में मिलती है, जैसे भारत के तटीय मैदानों में, कोस्टल एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 107, संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे कब? फटाफट जवाब दीजिए भाई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जुलाई 1946 में। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है जो किसी भी समुद्र को टच नहीं करता? ठीक है, चारों ओर से लैंड के द्वारा कवरअप है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बोलीविया। ठीक है, इक्वेडोर, पेरू, उरुग्वे, बोलीविया, ये सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज है और उसमें जो बोलीविया है वो चारों ओर से लैंड के द्वारा कवर है, समुद्री एरिया को ये बिल्कुल भी टच नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 109, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भाई? जो धन निष्कासन के सिद्धांत की बात करें तो ये देने वाले कौन थे? तो इंडिया में ये सिद्धांत देने वाले दादा भाई नौरोजी थे। भारत की पहली बार जो राष्ट्रीय गणना की बात करें और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करें तो इन्होंने ही वर्क किया था। और जब इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करवाई थी ना तो भारत की 27 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी भाई, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता? तो उच्च बादलों में कौन शामिल नहीं किया जाता?
पक्षाप मेघ, पक्षाप क्षत्रिय मेघ, क्षत्रिय कपासी मेघ, पक्षाप कपासी मेघ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्षत्रिय कपासी मेघ। जो जो क्षत्रिय कपासी मेघ होते हैं ना, इन्हें कभी भी ऊंचाई पर नहीं होते, ये पतली चादर के समान होते हैं और नीचाई पर होते हैं, ठीक है, काफ़ी नीचे होते हैं ये मेघ, क्षत्रिय कपासी मेघ। कपासी मेघ काले काले और घने भी होते हैं और बारिश भी करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 111। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 वाद संबंधित है किससे? इच्छा मृत्यु से, निर्वाचन सुधारों से, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से या मृत्युदंड से। तो लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 का जो ये विवाद था, ये था भाई निर्वाचन सुधारों से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। निर्वाचन सुधारों से रिलेटेड था आपका ये वाद विवाद, ठीक है, ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 112। 1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली जो नेहरू समिति थी, ठीक है, नेहरू समिति थी, तो उसमें कितने सदस्य थे आपको ये बताना। तो नेहरू समिति में टोटल 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11। 1928 में जो संविधान की रूपरेखा जिसमें तय की गई थी, तो उसमें टोटल आपके 11 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 113। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। अधिकतम जो सामाजिक लाभ का सिद्धांत देने वाले कौन थे? एच डाल्टन थे। कौन थे भाई? एच डाल्टन थे, जिन्होंने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत को थ्योरी को प्रतिपादित किया था, प्रीपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? किस देश में नहीं है आपको बताना है। तो देखो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन सब में है, बल्कि जो मोजाम्बिक है वो तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा मोजाम्बिक। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया ये अफ्रीका की उत्तरी साइड, नॉर्थ साइड की कंट्रीज हैं और मोजाम्बिक ईस्ट साइड की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ पर ये धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको कौन सी सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल करेक्ट। और ऊपर से बात करें हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत है भाई। हम्बोल्ट की जो धारा है, हम्बोल्ट जिसे पेरू की धारा भी कहते हैं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, अगुल्हास हिंद महासागर में है, बिल्कुल करेक्ट। हम्बोल्ट और पेरू की धारा आपके दक्षिणी पार्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है, यानी टोटल यूटिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी आपकी नेगेटिव में चली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो वो आपकी किस में चली जाएगी भाई? ऋणात्मक में चली जाएगी। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस शब्द और शब्दावली का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है? संघ, अविश्वास प्रस्ताव, मानहानि, अपराध उद्दीपन, यानी इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आपको चयन करना है। और ये मैं बता दूं, देखो संघ का भी है भाई, अविश्वास प्रस्ताव का भी है, मानहानि भी करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1 और 4 तो है ही हैं, और 2 भी है आपका, ठीक है। और 1 और 2 दोनों हैं शब्द उसमें है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी है। तो एचटेट ने भी इसका भी आंसर नहीं दिया था, सबने इसका ग्रेस मार्क्स दिया था, ठीक है, बोर्ड ने सबको इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे वो भी गलत थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही वर्ड जो शब्दावली यूज होती हैं आपके संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 118। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाला गया आपका। तो जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, इसमें जो स्थापना हुई थी भाई वो IMF की हुई थी। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, जो वर्ल्ड लेवल पर सभी को क्या देता है? पैसा उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12, आपको पता है 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, है ना। तो आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यय योग्य आय है, यानी डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, जो डिस्पोजेबल इनकम यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPI, जो DPI है वो किसके इक्वल है? जब हम अपने पर्सनल इनकम में से पर्सनल जो टैक्सेस है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगी भाई DPI। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, ठीक है। हमारी जो सैलरी आ रही है उसमें से हम अपने टैक्सेस को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे DPI, डिस्पोजेबल ठीक है, इनकम, जिसे व्यय योग्य आय कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 121। यहाँ पर पूछा गया है संत मीराबाई का जो गुरु है वो किसे माना गया है। तो संत मीराबाई के गुरु थे रविदास। रविदास जी थे संत मीराबाई जी के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 122। हरियाणा से निर्वाचित सांसदों की संख्या है। हरियाणा से जो विनिर्धारित और जो आपके निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो है भाई आपके 15। तो राइट आंसर होगा 15। 15 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। तो कौन करता है। प्रेसिडेंट। सबको पता है राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा बहुतों की नियुक्ति होती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। पूर्व का बोस्टन सूती वस्त्रों की राजधानी, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, और वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं भाई सोल्व करके इसे। तो पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को, क्योंकि सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा उत्पादक एरिया है ये। सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है आपके मुंबई को। ठीक है। बहुत सारी मिलें हैं सूती वस्त्रों की यहाँ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है बेंगलोर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 125। समग्र पूर्ति निर्भर है। समग्र जो पूर्ति है वो किस पर निर्भर है। तो जो समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो पूंजी पर, आपके लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, श्रम उत्पादकता, तो सभी पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प ठीक है। यानी अगर आप जो सप्लाई कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट सप्लाई करोगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेबर भी अच्छे वाली चाहिए। तो सभी के सभी आपके करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है। तो इसके अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा भाई। तो ये जो आपकी एजेंसी जापान सरकार की है। ठीक है। बाह्य एजेंसी जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए क्या कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। तो राइट आंसर रहेगा जापान सरकार। जापान सरकार इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरी बौद्ध परिषद या संगति कहाँ और कब आयोजित हुई थी भाई। तो दूसरी बौद्ध परिषद संगति आपकी हुई थी भाई कहाँ पर आयोजित हुई थी। वैशाली में आयोजित हुई थी 383 BCE। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दूसरी बौद्ध परिषद संगति आपकी वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व या BCE। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128। गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था। तो इजी सा क्वेश्चन है ये और सबको पता है इसके बारे में, समुद्रगुप्त। ठीक है। इसने अपने वीणा हाथ में लिए हुए सिक्के भी चलवाए थे। तो ये एक निपुण वीणा वादक था, वीणा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम पहले जो योजना आयोग था वही अब आपका नीति आयोग बन गया। और इसके प्रथम अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो अरविंद पनगड़िया थे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 130। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसकी अगर हम बात करें आयोग में 1 सदस्य और 6 सदस्य होते। किसके, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड है भाई। एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, ये तो करेक्ट है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ये गलत है। इस आयोग का गठन अक्टूबर 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, केवल ऑप्शन नंबर 1। केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट कि इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। फटाफट जो सोचो भाई। हर्यक की बात करें, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था भाई आपका नाग दशक। और उसके बाद ठीक है आपका दूसरा वंश स्टार्ट हो गया था। तो नाग दशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख है। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 86 का पार्ट 1। तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 86 के भाग 1 में मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 86 का पार्ट 1। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई अनुच्छेद 86 के भाग 1 में संसद के दोनों सदनों के संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 133। मैक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध है। मैक इन इंडिया प्रोग्राम के संबंध बताना है आपको, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा
25 उद्योग प्रति क्षेत्र, यानी 25 इंडस्ट्रीज पर सेक्टर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध इससे है, ठीक है भाई। तो पर एरिया में आपके 25 क्या रहेंगी, इंडस्ट्रीज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 134। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है। माल्थस का था भाई ये जनसंख्या सिद्धांत। इसके अनुसार जो जनसंख्या बढ़ती है ना, वो गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, ठीक है। जैसे एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 8 64, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे बढ़ती है। तो इसे बोलते हैं गुणोत्तर दर से बढ़ती है। जबकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 135। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो देखो मध्य गंगा की घाटी की अगर से मध्य गंगा की घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो आपको ढूंढना सिर्फ C4 कैट ढूंढो और आंसर दे दो। तो इसका राइट आंसर होगा CWG प्रकार की जलवायु। AMW जलवायु पाई जाती है पश्चिमी घाट पे। BSHW जलवायु पाई जाती है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, ठीक है। और AW जलवायु होती है भाई सवाना जलवायु। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद द मैकिज्म नेमो डिबेट बिस विक्जरी, ये ना हिंदी इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। द मैक्सिम नेमो डिबेट बिस विक्सरी थ्योरी, ये कौन सा अनुच्छेद इससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, अनुच्छेद आर्टिकल 20 और उसका 2 पार्ट, आर्टिकल 20 के 2 पार्ट्स में आपका ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 137। लोकसभा के सदस्यों की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। अगर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो आपके भाई कितने प्रतिशत तक होगी, तो राइट आंसर होगा 15% तक संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 138। ये आपको देखो मैंने अपने लाइव क्लास में भी करवाया था कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित, तो यहाँ पर भारत में विद्यमान निम्नलिखित जो ये संरचनाएं थी इनका कालानुक्रम आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है, तो देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था भाई। इनमें से अगर हम बात करें, आर्कियन वगैरह तो आपका दिया नहीं, तो धारवाड़ आएगा सबसे पहले, फिर धारवाड़ के बाद कुडप्पा, फिर आपका आता है विंध्यन, फिर आपका विंध्यन आता है, फिर गोंडवाना आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का जो सिक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 139। तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच लड़ा गया था। तो जो तालीकोट का युद्ध लड़ा गया था ना वो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, तो इन सबके साथ लड़ा गया था। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 140। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भाई किन किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। तामलुक पर की गई थी, सतारा में भी की गई थी, फैजपुर में नहीं हुई थी भाई, बलिया में भी हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की महिला संत कराई एकाल अम्मई किसकी भक्त थी। तो किसकी भक्त थी भाई, फटाफट बताइए ये किसकी भक्त थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, शिव की। महिला संत कराई इक्काल अम्मई ये शिव की भक्त थी, भगवान शिव की भक्त थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 142। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है जर्मनी में मापक इकाई एले का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं। एले जो है इकाई उसका जो उपयोग किया जाता है वो वस्त्रों को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से सही उत्तर आपको चूज करना है। तो देखो टेहरी डैम तो आपका भाई भागीरथी नदी पर है, तो ये गलत है। बागड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर है, ये भी गलत है। लखवाड़ डैम ये ब्यास नदी पर नहीं है, ब्यास नदी पर तो पोक डैम है। श्री शैलम डैम ये कृष्णा नदी पर है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। श्री सेलम डैम आपका कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चलिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखो भाई, पहले आपकी गार्डविन आस्टिन K2 रहेगी इन सब में से, जिसकी 8611 मीटर हाइट है। फिर उसके बाद आपकी कंचनजंगा रहेगी, ये भारत की सबसे पहली, ये भारत की दूसरे नंबर की। फिर आपका आता है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। और उसके बाद आती है नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन नंबर
2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 146। कांजी राम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया था? कांजी राम के नेतृत्व की बात करें तो बहुजन जो समाज पार्टी का गठन हुआ था वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1984। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कौन से क्षेत्र हैं भाई? झरिया, झरिया है आपका। रुको 1 मिनट, ये भाग गया है। दामोदर घाटी यानी कोयला घाटी, तो झरिया भी भाई कोयले घाटी से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका रानीगंज भी रिलेटेड है। रानीगंज में तो है ही जहाँ पे कोयले की पहली खदान खोदी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 148। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे भाई? ये बताना है आपको। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RKS चेट्टी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? RKS चेट्टी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है। फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? भारत में अगर हम बात करें ज्वार शक्ति उत्पादन में भाई कौन सा क्षेत्र अग्रणी तटीय है? तो खंबात की खाड़ी। तो राइट आंसर इज बे ऑफ खंबात। तो राइट आंसर रहेगा खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात के पास है। और आज के इस क्वेश्चन पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी की सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ भी हो जाओ, सहायक नदियों से क्वेश्चन डालते हैं ये। तो चलिए यहाँ पर बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। गंगा की घाघरा, टोंस और केन बिल्कुल करेक्ट। चंबल की बनास, काली सिंध और शिप्रा बिल्कुल करेक्ट। ब्रह्मपुत्र की दिबांग, लोहित और दिहांग बिल्कुल करेक्ट। ये मैंने आप सबको अपनी लाइव सेशन में भी पढ़ाया, अभी जो मैंने मैराथन क्लास ली थी ज्योग्राफी की ऑफ इंडिया की। दामोदर की बात करें, रिहंद, तुंगभद्रा, मांजरा, देखो ये गोदावरी की है, ये दामोदर की नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था भाई हमारा TGT SST क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अब मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा ये सारे क्वेश्चन पेपर देखना चाहता है तो ज्योग्राफी लाइव सीरीज़ में भी मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में 2018 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और ये 2021 और 22 का आपको ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेना इन पेपर्स को। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो? न्यू हो चैनल पर तो मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। तो फिर मिलेंगे वही, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।